मौद्रिक नीति से आम आदमी को ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर को भी उम्मीदें होती हैं। किशोर लोढ़ा, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर जी नमस्कार, उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको मिल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से बैंकिंग सेक्टर, खासतौर पर एनबीएफसीज हैं जिस क्षेत्र में आप हैं, क्या उम्मीदें हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो इस चीज को हम दो क्षेत्रों में देख सकते हैं कि संभावनाएं क्या हैं और उम्मीदें क्या हैं। तो जहाँ पहले मैं संभावनाओं को ये कोशिश करूंगा कि मैं क्या संभावनाएं देख पा रहा हूँ, उसके बाद शायद मैं अपेक्षाएं रख पाऊँ। बिल्कुल। तो यदि पिछले कुछ समय को देखेंगे तो आरबीआई का लगातार फोकस इन्फ्लेशन पे रहा है। और इस वक्त दो बड़ी बातें भारत की इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। पहली बात है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की जीडीपी की ग्रोथ है वो बहुत ही रोबस्ट है। और पिछले साल की पूरे साल में हमारी जीडीपी की ग्रोथ 8.2% रही है, जो कि सारे अनुमानों से ज्यादा साबित हुई है। ज्यादातर एक्सपर्ट ये मान रहे थे कि अगला पिछले साल हमारी उम्मीद जीडीपी ग्रोथ करीबन 7-7.5% होगी, जबकि हमारा एक्चुअल ग्रोथ 8.2% हुआ है, जो कि विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा रहा है। तो क्लियरली इस वक्त जीडीपी ग्रोथ को लेकर कोई कंसर्न नहीं है। दूसरा है लिक्विडिटी। तो बाजार में लिक्विडिटी थोड़ी कम जरूर है, लेकिन आरबीआई लगातार इंटरवेंशन कर रहा है। जब भी लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, आरबीआई बाजार में लिक्विडिटी पंप इन कर रहा है, और जब लिक्विडिटी थोड़ी ज्यादा हो रही है तो आरबीआई लिक्विडिटी सक कर रहा है। ऐसे में यदि पिछले 6-7 आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को आप नोटिस करेंगे तो आरबीआई का एकमात्र फोकस रहा है इन्फ्लेशन। चूंकि ग्रोथ और लिक्विडिटी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, इसलिए आरबीआई इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन पे फोकस किए हुए है। और आरबीआई ने इसका जो बेंचमार्क सेट किया है वो 4% है। पिछले 4-5 महीनों में हमें इन्फ्लेशन में थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है, और इन्फ्लेशन पिछले आंकड़ों के अनुसार 5% से नीचे चला गया है। लेकिन आरबीआई का 4% का जो टारगेट है उससे अभी भी इन्फ्लेशन ऊपर है। हालांकि कोर इन्फ्लेशन 4% से नीचे चला गया है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ा हुआ है। इसके कारण ओवरऑल इन्फ्लेशन अभी भी 4% से ऊपर है। और इस साल का यदि आरबीआई का फोरकास्ट देखेंगे पिछली मॉनिटरी के हिसाब से, तो उस पूरे साल का फोरकास्ट 4.5% के आसपास आरबीआई ने जी जी। इन्फ्लेशन का फोरकास्ट दिया है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये लगता है कि आरबीआई का फोकस इन्फ्लेशन पे ही रहेगा। और अभी इमीडिएट तौर पे मुझे रेट कट में कोई कमी होती, रेट कट होती हुई नजर नहीं आती है। कम से कम अक्टूबर के महीने तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद कोई ब्याज दरों में कोई कटौती ना हो। तो ये चलिए संभावना मैं साफ तौर पे देख पा रहा हूँ। चलिए, तो आप तो कह रहे हैं ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी। ये तो अमूमन पूरा बाजार इस स्टेटस को लेकर के चल रहा है। फोकस आपने कहा इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पर है, कुछ प्रेशर्स ज़रूर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो प्रेशर है वो फूड इन्फ्लेशन पे बना रहेगा, साथ ही साथ फ्यूल पर भी नजर आएगी। फ्यूल में थोड़ा सा ईज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बजट भी राउंड द कॉर्नर है। लेकिन अब आते हैं आपके सेक्टर पर, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर जिसमें आप ज़्यादा लेंडिंग करते हैं। ऐसे में सारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स को कर्ज मिलता रहे, उचित दर्ज पर कर्ज मिलता रहे, समय पर मिलता रहे, उसके लिए लिक्विडिटी की जो व्यवस्था है, उसके लिए आरबीआई क्या कुछ कदम उठा सकता है? देखिए, हमारे सेक्टर में जो क्रेडिट गैप है वो बहुत बड़ा है। हमारे सेक्टर में ओवरऑल एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट गैप 90 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है, और जो कि हर साल बढ़ते जा रहा है। तो 4-5 साल पहले के आंकड़े उठा के देखेंगे तो ये करीबन 60 लाख करोड़ था, अभी ये 90 लाख करोड़ हो गया है। तो इस क्षेत्र में लिक्विडिटी की कमी और क्रेडिट गैप होना ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका कोई इमीडिएट तौर पे कोई सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि क्रेडिट डिमांड बहुत ज्यादा है और गैप्स बहुत कम है। जी इसके जी। अलावा जो दूसरी चीजों का दूसरे इम्पैक्ट जो इस वक्त हो रहा है वो है कि ब्याज दरें पिछले करीबन 1-1.5 साल से काफी बढ़ी हुई है, जिसका भी छोटे और मझोले व्यापारियों पर असर पड़ता है। तो स्वाभाविक तौर पे एज ए सेक्टर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार और आरबीआई ऐसे कदम उठाएगा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए थोड़ी सी लिक्विडिटी की कोई स्पेशल व्यवस्था हो, और साथ में ब्याज दरों की जब भी कमी आए वो इस क्षेत्र को बहुत फायदा मिलेगा। तो ऐसे क्षेत्र में इस हमारे क्षेत्र के लोगों को ये उम्मीद है कि पहले लिक्विडिटी की यदि कोई व्यवस्था हो सके एमएसएमई क्षेत्र के लिए, तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और हमारा एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जो कि हिंदुस्तान में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। करीब 15 करोड़ लोग हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनका सीधा रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में यदि इस क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था होती है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बेहतर कदम है। लेकिन जो आरबीआई है अपने तौर पर क्या कुछ कर सकता है एनबीएफसीज को और ज़्यादा दुरुस्त बनाने के लिए और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए? उसमें क्या कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? एनबीएफसीज की तरफ से क्या कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हैं आरबीआई के मौद्रिक नीति को ध्यान में रखते हुए?
देखिए, यदि पिछले कुछ समय से देखेंगे तो आरबीआई ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जिससे कि एनबीएफसी को कोई सहूलियत मिल सके। हम्म। नवंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में एनबीएफसी का रिस्क वेट बढ़ा दिया गया है बैंक लेंडिंग के लिए, तो बैंक लेंडिंग थोड़ी महंगी हो गई है, बैंक बोरोइंग बैंक एनबीएफसी के लिए महंगी हो गई है। और आरबीआई ने कुछ एनबीएफसी को ऑफ लेट पेनलाइज भी किया है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा फ्रेमवर्क आरबीआई से पिछले कुछ समय में आया नहीं है जिससे एनबीएफसी को बहुत कुछ सहूलियत मिल सके। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं वो हमेशा इस बात का एडवोकेट करते रहे हैं कि कुछ स्पेशल एनबीएफसी का जो प्राइमरी मकसद है कि जिन लोगों को बैंक, जहां तक बैंक नहीं पहुंच पाता वहां तक हम पहुंच पाते हैं, और एक फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्रेडिट अवेलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा जरिया है एनबीएफसी। उसके लिए इस वक्त काफी सारे कदम उठाए जा सकते हैं। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि इस वक्त बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक अलग सेगमेंट ऑफ एनबीएफसी बनाएं। जैसे कि पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बनाई गई, इस वक्त यदि एक ऐसा फ्रेमवर्क बने जो कि एमएसएमई के लिए ही डेडिकेटेड हो एनबीएफसी, तो उस क्षेत्र में जो एमएसएमई की समस्याएं हैं उस पर बहुत हद तक उसके लिए काफी मदद उस क्षेत्र में मिल सकती है। तो ऐसे में इस तरह के कुछ यदि बदलाव होते हैं तो वो इस क्षेत्र पर काफी मदद कर सकते हैं। हालांकि ऐसा अभी इमीडिएट तौर पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस बात के कोई कयास नहीं लगाए जा सकते। किशोर जी, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे कि जो पेमेंट्स की व्यवस्था है इसमें डिजिटाइजेशन बहुत हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत हो रही है, तो क्या टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए इस पूरी लैंडिंग प्रक्रिया को और ज़्यादा इंक्लूसिव बैंकिंग के लिए। छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और वापस लौटते हैं अपने चर्चा पर। और हमारे साथ किशोर लोढ़ा जी जो कि युग्र कैपिटल के सीईओ हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो किशोर जी, हम तकनीक की बात कर रहे थे, कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई नहीं बल्कि आप लोगों के स्तर पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है थोड़ा सा और भी ज़्यादा सहूलियत पहुंचाने के लिए इस पूरे सेक्टर को, जिससे भी आप लैंड करते हैं। तो क्या कुछ उम्मीद है उस पर? देखिए, एक परिवर्तन जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है वो है कि जो कन्वेंशनल लेंडिंग होती थी उससे धीरे धीरे एनबीएफसी और कुछ बैंक भी धीरे धीरे कैश फ्लो लेंडिंग पे मूव कर रहे हैं। आज के तारीख में जो बोरोवर है उनके काफ़ी डेटा अवेलेबल हैं। जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, जब से जीएसटी आया है, तो क्रेडिट एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है और कैश फ्लो को समझना आसान हो गया है। तो उस क्षेत्र में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है जहां लोग कोलेटरल बेस्ड लेंडिंग से कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये बदलाव जारी है। इसमें एनबीएफसी बैंकों की तुलना में थोड़े तेज हैं, वो पहले कर पा रहे हैं, लेकिन ये बदलाव लगातार जारी रहेगा। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हो रहा है वो है पेमेंट गेटवेज और क्रेडिट जी और यूपीआई। जी जी जी। ये जो दो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, इससे जो ऋण मिलने में सुविधा है, जो आप वन टैप छोटे छोटे लोन ले सकते हैं, वो व्यवस्था ऑलरेडी आरबीआई ने पिछले साल डिक्लेयर कर दी थी और उसमें बहुत बड़ा काम हो रहा है और धीरे धीरे ये बहुत बड़ा क्षेत्र बनने जा रहा है। क्या जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उसके अलावा आप लोगों के लिए कैपिटल के और भी सोर्सेज हैं किशोर जी? मिसाल के तौर पर म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़ी संख्या में फंड मैनेज कर रहे हैं, क्या आप वहाँ से कुछ कैपिटल देख रहे हैं या फिर आप कुछ फॉरेन कैपिटल उठा पाएँ और फिर अपने सेक्टर को लेंड कर पाएँ जहाँ पर हैं? कुछ इस तरह का इनोवेशन क्या सेक्टर में सोचा जा रहा है? इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन काफी कुछ समय से होते हुआ नजर आ रहा है कि म्यूचुअल फंड, जहां तक एनबीएफसी लेंडिंग का सवाल है, वो धीरे धीरे काफी स्लो हो गया है। खासकर 2018 के बाद यदि हम डेटा देखेंगे तो म्यूचुअल फंड एनबीएफसी को बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। जब से डीएचएफएल आईएलएफएस की घटना घटी है उसके बाद से म्यूचुअल फंड बहुत ही स्लो हो गए हैं, और जो थोड़ा बहुत क्रेडिट वो कर भी रहे हैं एनबीएफसी के लिए, वो बहुत ही ट्रिपल ए या डबल ए रेटेड एंटिटीज के लिए कर रहे हैं, वो भी बहुत कम क्वांटम में। सो म्यूचुअल फंड से बहुत बड़ा फंड फ्लो एनबीएफसी सेक्टर में नहीं हो रहा है। लेकिन जहां तक ग्लोबल इंपैक्ट फंड का सवाल है, वहां से बहुत बड़ा कैश फ्लो लिक्विडिटी सपोर्ट भारत में इस वक्त आ रहा है। हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, हमारे पास भी आज की तारीख में दुनिया के सारे बड़े ग्लोबल डीएफआई है जो कि हमारे लेंडर हैं। पिछले साल हमने एफएमओ से $30 मिलियन का कर्ज जुटाया था। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से करीबन $30 मिलियन का कर्ज जुटाया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमने करीबन $20 मिलियन लिया था।
वाटर इक्विटी से $10 मिलियन का कर्ज लिया था। तो इस तरह के जो ग्लोबल संस्थान है उससे काफी पैसा आ रहा है, और खास तौर पर जो हमारे जैसे क्षेत्र हैं जिससे रोजगार पैदा हो रहे हैं, जिससे वीकर सेक्शन ऑफ द जी सोसाइटी जी को फायदा हो रहा है, महिलाएं जहां उद्योगों से जुड़ी है उनके लिए, और जहां सोलर, ग्रीन, वॉश, जी इस तरह जी के क्षेत्रों से जो क्षेत्र जुड़े हैं उनके लिए ग्लोबल लिक्विडिटी का काफी अवेलेबिलिटी इस वक्त है। जी। अंतिम सवाल आपसे ये कि थोड़ा सा हम पल समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके जरिए, क्योंकि आप एमएसएमईज में लार्ज सेक्शन को डील कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको एसेट क्वालिटी या फिर कहें प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, लोन्स को वापस करने का जो ट्रेंड है उसके लिहाज से, जो उनका हेल्थ है, उनका स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है, वो कैसा आप समझ पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर? और क्योंकि वो एक तरह से रीढ़ कहे जाते हैं एमएसएमईज, तो वहाँ से आप लोगों को क्या संकेत मिल रहे हैं? तो आप एसएमई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ तकरीबन 200 सेक्टर है और 2000 सब सेक्टर है। तो आप यदि इसको ब्रॉडली 3 भागों में बांट के देखेंगे तो आपको शायद एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। पहला है कि छोटे और मझौले एमएसएमईज, दूसरा है लार्जर एमएसएमईज, और तीसरे सेगमेंट जिसको मैं देखता हूँ वो है कि जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड एमएसएमईज हैं। तो इस वक्त जो छोटे और मझौले एसएमईज हैं जो कि भारत की कंजम्पशन स्टोरी से जुड़े हुए हैं, जिनका ठीक है टर्न, किशोर जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।